Now in today's class we are going to read our chapter 4 of history, tribal societies and colonial state. This is part 2 video of this chapter. In previous section we have read about the tribal lifestyle of 19th century. Now we will discuss about the impact of colonial rules on tribal life. For this we will read the Forest Act. Now we will start from Forest Act part. Shifting culture, nomadic herding, all things we have already read in previous video. Now let's start from Forest Act. British Forest Act. जंगलों की जो लैंड थी, ब्रिटिशर्स ने किस तरह के कानून बनाकर उस लैंड को अपने अंडर कंट्रोल में करने का प्रयास किया था. All things we know in this section. The British realized the importance of timber, which were very expensive. ब्रिटिशर्स ने उस महत्व को, टिम्बर लकड़ी की, जंगल की जो लकड़ी थी उसके महत्व को महसूस किया क्योंकि वो लकड़ी बहुत महंगी थी, एक्सपेंसिव थी. It was obtained from the trees such as sal, teak, देवदार found in forest. भारत के जंगलों में पाई जाने वाली यह लकड़ी जैसे कि साल, टीक, देवदार, यह बहुत महत्वपूर्ण थी. Thus to get timber for railway sleepers, इस तरह से वह लकड़ी जो रेलवे स्लीपर्स में यूज़ होती थी और उनके रिवेन्यू को इंक्रीज करने में भी काम आती थी. द ब्रिटिश पास्ड ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट एक्ट. इस तरह से मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने जंगलों की उस लकड़ी के हिसाब से जो जंगल थे, असंख्य जंगल थे, उनके लिए कुछ एक्ट पारित किए. थ्रू दिस एक्ट दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल द फॉरेस्ट. इन एक्ट के जरिए वो जंगलों में जितना भी एरिया था उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे. सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, वे जंगल जहाँ पर व्यापार के हिसाब से कीमती लकड़ी उत्पादित होती थी, जस्ट लाइक देवदार एंड साल, वर डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट. उनको रिजर्व फॉरेस्ट मीन्स संरक्षित जंगलों के रूप में घोषित कर दिया गया. वे जंगल ऐसे हो गए जहां पर पूर्णतः नियंत्रण किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा, ब्रिटिशर्स का होगा. नो वन वाज अलाउड एक्सेस टू दिस रिजर्व जोन. किसी को भी इन रिजर्व जोन में, संरक्षित एरियाज में एंटर करने की परमिशन नहीं होगी. इन सर्च ऑफ फूड और एनिमल्स, कोई भी फूड के लिए या एनिमल्स की तलाश के लिए भी इन जंगलों में एंट्री नहीं कर पाएगा. अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. दूसरे जंगल जो थे उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया. इन दिस फॉरेस्ट ओनली लिमिटेड कस्टमरी राइट्स वर गिवन टू द ट्राइबल पीपल्स. यहाँ पर आदिवासियों को कुछ ही मात्रा में लिमिटेड राइट्स को प्रोवाइड किया गया और इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया. हैज द लाइफ ऑफ ट्राइबल विच रिवॉल्व्स अराउंड फॉरेस्ट वाज ट्रांसफॉर्म. इस तरह से जो लाइफ थी ट्राइबल पीपल्स की, जो जंगलों के चारों ओर केंद्रित थी, वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गई. द ब्रिटिश रेस्ट्रिक्टेड देयर फ्रीडम टू मूव इन एंड आउट ऑफ फॉरेस्ट फ्रीली. ब्रिटिशर्स ने उनकी आज़ादी को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया. अब वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जंगलों में नहीं जा सकते थे. कर्व देयर राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. यहाँ तक कि जो जंगलों के प्रोडक्ट्स थे उन पर भी उनके अधिकार को ख़त्म कर दिया गया. दे वर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज टू अर्न ए लिविंग. अब उन्हें दूसरे एरियाज तक मूव करना पड़ा अपनी आजीविका कमाने के लिए. द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स टू फार ऑफ एरियाज डिप्राइव द ब्रिटिश टू चीप लेबर रिसोर्स. इस तरह से जो मूवमेंट था ट्राइबल एरियाज का, ट्राइबल पीपल्स का दूर दराज के एरियाज में, वहाँ पर ब्रिटिशर्स उनको सस्ते लेबर के रूप में यूज़ करते थे. इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश गिव सम स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स इन फॉरेस्ट टू जूम कल्टिवेटर्स. ब्रिटिशर्स ने इन आदिवासी जातियों को छोटे छोटे लैंड्स जंगलों के आसपास एरियाज में प्रदान की जहाँ पर वे जूम कल्टिवेशन करते थे. They allowed them to cultivate these land on condition that the cultivators would provide labor to the British when required. लेकिन उसके लिए भी शर्त रखी गई कि जो लैंड जिन उत्पादकों को दी जा रही है, जब ब्रिटिशर्स को ज़रूरत होगी वेरी लो वेज पर वो लेबर्स को प्रोवाइड कराएंगे. द कल्टिवेटर्स ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द फॉरेस्ट. यहाँ तक कि वे उत्पादक भी जंगलों की देखभाल करेंगे. Consequently, in order to sustain a living,
The cultivators turned to moneylenders, traders and contractors who exploited them. अब अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कल्टीवेटर्स जो थे, उत्पादक जो थे, उनको मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की शरण में जाना पड़ा और वो भी लगातार उनका शोषण करते रहे। द प्लाइट ऑफ द कल्टीवेटर्स बिकेम मिजरेबल। इस तरह से जो उनकी कंडीशन थी, उत्पादकों की जो स्थिति थी, वो लगातार दयनीय बनती जा रही थी। सोशल इम्पैक्ट, जो सामाजिक प्रभाव था, वो कैसे देखा जा रहा था? The small tract of land given to cultivators did not produce enough for their families. अब जो छोटी छोटी लैंड का हिस्सा उन ट्राइबल पीपल्स को प्रोवाइड किया गया था, वहाँ पर इतना भी प्रोड्यूस नहीं होता था जो कि उनकी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाए। As a result, some members of family had to go far off places in search of livelihood. इसी कारण से जो फैमिली के मेंबर्स थे, उनको आजीविका की तलाश में अन्य दूर इलाकों तक जाना पड़ा। दिस रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसके कारण जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था वह भी टूटने लगा। While some tribals were designated by the British as chieftains, कुछ ट्राइबल्स पीपल ऐसे थे जिनको प्रमुख के रूप में डेजिग्नेट किया गया था, निश्चित किया गया था। द अदर्स वर कोल्ड लेबर्स, और अन्य जो कैटेगरीज थी वो लेबर्स के रूप में मेंशन की गई थी। द चिeftain लुक्ड आफ्टर द रिजर्व लैंड। अब जो प्रमुख होते थे उनका क्या कार्य था? वो उन रिजर्व लैंड की देखभाल करते थे। वाइल द लेबर्स प्रोवाइड सर्विसेज, जबकि जो लेबर वर्क था वो सेवा करने का काम करता था। दिस लैड टू द इमर्जेंस ऑफ क्लासेस विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज। इस तरह से जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो भी वर्गों में डिवाइड हो गई। ट्राइबल रेस्पॉन्स थ्रू रिवॉल्ट्स, रिवॉल्ट्स के थ्रू किस तरह से ट्राइबल्स पीपल्स ने अपना रेस्पॉन्स दिखाना शुरू किया। इन सब इम्पैक्ट्स का क्या प्रभाव ट्राइबल्स पीपल्स के रूप में देखने को मिला, क्या रेस्पॉन्स उनका देखने को मिला। द इनिशियल रेस्पॉन्स ऑफ मैनी ट्राइबल्स ग्रुप कम एंड एज आर्म रिवॉल्ट्स अगेंस्ट देयर ऑपरेशर्स। जो ट्राइबल्स पीपल्स थे उनके बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति को यहाँ पर अपने विरोधियों के रूप में दिखाया। सम फीचर्स ऑफ दीज रिवॉल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइज एज फॉलोज। कुछ विशेषताएं थी जैसे कि दीज रिवॉल्ट नॉट सपोर्टेड बाय नॉन ट्राइबल ग्रुप्स, ये रिवॉल्ट्स नॉन ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा सपोर्ट नहीं की गई। ऑल द रिवॉल्ट्स आइडेंटिफाई देयर टारगेट्स क्लियरली, इन सभी रिवॉल्ट्स का, क्रांतियों का जो टारगेट्स था वो बिल्कुल क्लियर था। मोस्ट ऑफ देम वर रूटेड इन देयर रेस्पेक्टिव ट्राइबल बिलीफ सिस्टम। मोस्ट ऑफ देम, जितनी भी क्रांतियाँ थी उन सब की जो जड़ थी, केंद्र बिंदु था, वो उन ट्राइबल बिलीफ सिस्टम से बिलोंग करता था। इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में वॉयलेंट मेथड, हिंसात्मक गतिविधियाँ यूज़ की गई थी ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जो कि उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट था। हाउएवर द ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफन पोर्ट्रेड देम एज अपराइजिंग। इस तरह से जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे वो उनको पोर्ट्रेट करते थे, एक विद्रोह के रूप में उनको दर्शाते थे। मोस्ट ऑफ देम वर रूथलेसली सप्रेस्ड, और बहुत सारी क्रांतियाँ ऐसी थी जिनको क्रूरता के साथ दबाने का प्रयास किया जाता था, और कुछ डिमांड्स को ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट भी करना पड़ा था। कॉल रिवॉल्ट, कॉल रिवॉल्ट जिसका समयकाल 1825 से 1827 एंड 1830 से 1832 तक माना जाता है। कोल्स इनहैबिटेंट्स इन लार्ज पोर्शन ऑफ छोटा नागपुर रीजन। जो कोल प्रजातियां थी वो छोटा नागपुर एरिया में रहती थी। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट अलाउ एनी स्ट्रेंजर्स टू एंटर देयर टेरिटरी। लंबे समय तक उन्होंने किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपनी टेरिटरी, अपने राज्य में एंटर करने की परमिशन नहीं दी। द अटेम्प्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स टू एंटर देयर टेरिटरी वाज मेट विद टफ रेजिस्टेंस। ब्रिटिश ऑफिसर्स का यह प्रयास एक टफ संघर्ष से होकर गुजरा था। इवेंटली द कॉल सरेंडर्ड इन 1827, लेकिन लगातार होते घटनाक्रम के कारण जो कॉल पीपल्स थे, कॉल जातियां थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया 1827 में एंड सून जॉइन द रिवॉल्ट ऑफ मुंडाज इन छोटा नागपुर रीजन इन 1830 to 31। और छोटा नागपुर रीजन के मुंडा समुदाय के द्वारा जो रिवॉल्ट हो रही थी, उन्होंने उस रिवॉल्ट को ज्वाइन कर लिया। सून द रिबेलियन स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया। इस तरह से जल्द ही जो क्रांति थी वो बड़े एरिया तक फैलती चली गई। आफ्टर एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस, लगातार होती सैन्य गतिविधियों के कारण जो रिवॉल्ट थी
उसको दबा दिया गया 1832 में। कॉर्न रिवॉल्ट। कॉर्न ऑफ ओडिशा रोज इन रिबेलियन इन 1846। ओडिशा के कॉर्न समुदाय के आदिवासी लोग एक विद्रोह में खड़े हुए 1846 में। दे फियर्ड दैट द ब्रिटिश वुड appropriate their lands, use them as forced labor and imposed heavy taxes। जो कौन समुदाय के लोग थे उनको डर था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनकी लैंड को उनसे छीन लेंगे और उनको फोर्स्ड लेबर की ओर फोर्स करेंगे, मींस मजदूरी करने की ओर फोर्स करेंगे और उन पर हैवी टैक्स इम्पोज करेंगे। द रिवॉल्ट स्टार्टेड विद द कॉन्स अटैकिंग द ऑफिस ऑफ कैप्टन मैकपर्सन। जो रिवॉल्ट थी उसकी शुरुआत हुई थी कौन समुदाय के लोगों के द्वारा कैप्टन मैकपर्सन के ऑफिस पर आक्रमण के द्वारा। दे कंपेल्ड हिम टू रिलीज देयर चीफ्स एंड अदर कॉनमैन। उन्होंने यह आक्रमण किया था अपने चीफ और अन्य कॉनमैन्स को रिलीज कराने के लिए। इन 1848 द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू ए पीस सेटलमेंट्स। 1848 में ब्रिटिशर्स ने शांतिपूर्वक एक समझौते की ओर कदम बढ़ाया एंड रिलीज द कॉर्न चीफ, और उन्होंने कॉर्न चीफ को रिलीज कर दिया एंड अपॉइंट हिम एज द हेड ऑफ कॉर्न्स, और उसको कॉर्न समुदाय के हेड के रूप में अपॉइंट कर दिया। बाद में जो प्लेट्यू रीजन था, रीगन्स फोकस छोटा नागपुर प्लेटू, उनका क्षेत्रीय फोकस जो हुआ छोटा नागपुर रीजन पर यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर सैंथोल रिवॉल्ट हमें देखने को मिलती है। द सैंथोल इनहैबिटेंट्स सम पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। जो सैंथोल प्रजाति के आदिवासी थे वो छोटा नागपुर रीजन के एरियाज में रहते थे इन बंगाल एंड प्रेजेंट डे झारखंड। दे वेग्स वार अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने एक वॉर की शुरुआत की थी मजदूरी को लेकर अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। देयर रिबेलियन टारगेटेड द ब्रिटिश पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड आउटसाइडर्स। उनकी जो रिवॉल्ट थी उनका टारगेट बने थे ब्रिटिश पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड आउटसाइडर्स, जिसमें ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सब मनी लैंडर्स ये सब शामिल किए गए थे। द रिवॉल्ट स्टार्टेड इन जून 1855। यह रिवॉल्ट शुरू हुई थी 1855 में अंडर सिंधु एंड कुन्हू मारूमू, इनके अंडर कंट्रोल में यह रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी। द सैंथोल्स वर स्किल्ड इन आर्चरी। जो सैंथोल्स पीपल्स थे वो निशानीबाजी में कुशल थे। दे कुड शूट एरो विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड इम्पैक्ट। वो एरो की सहायता से बहुत दूरी से भी और एक्यूरेसली मीन्स सटीक निशाना लगाने में सक्षम थे। The revolt started when the Santhos cut off the postals and railway communication between भागलपुर and राजमहल। यह रिवोल्ट तब स्टार्ट हुई जब सैंथोस पीपल्स ने पोस्टल एंड रेलवे कम्युनिकेशन को कट कर दिया इन भागलपुर एंड राजमहल। द एंटायर एरिया कम अंडर द कंप्लीट कंट्रोल, और यह एरिया पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गया। आर्म विद शॉर्ट्स एंड पॉइजन्स एरो दे अटैक्ड एवरी आउटलाइन यूरोपियन बंगलो। आर्म के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, तलवार के द्वारा और पॉइजन एरो के द्वारा, जहरीले बाणों की सहायता से वो सभी यूरोपियन बंगलोज पर अटैक करते थे। दे ऑल्सो किल्ड सम इंग्लिश रेलवे पुलिस ऑफिसर्स। उन्होंने रेलवे में काम करने वाले कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स को भी मार दिया। द अथॉरिटीज वर टेकन बाय सरप्राइज, और जो अथॉरिटीज थी उनको, जो अथॉरिटीज थी जिनको सरप्राइज के साथ अथॉराइज किया गया था, उनको भी बंधक बना लिया। व्हेन द रिबेल वर परस्यूड दे टुक शेल्टर इन द थिक जंगल्स, और जब यह जो क्रांति थी वह परस्यूड हो रही थी, लगातार चल रही थी, उन्होंने शरण ली घने जंगलों में। टिल फरवरी 1856 दे शोड नो साइन ऑफ सबमिशन। यहाँ पर कोई भी मार्क हमें देखने को नहीं मिले। फाइनली द ब्रिटिश अथॉरिटीज क्रश दैम। जो जंगल में छिपे हुए लोग थे उन सबको वहाँ पर दबा दिया गया, मीन्स उनको वहाँ से क्रांति के जो निशान थे वो सब खत्म कर दिए गए। एंड देयर लीडर्स वर अरेस्टेड, उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और इस तरह से यह मूवमेंट यहाँ पर एंड हो गया।
मुंडा रिबेलियन। द मुंडा रिबेलियन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग। जो विद्रोह था मुंडा रिबेलियन भी प्रमुख इम्पोर्टेंट अपराइजिंग में माना जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द मुंडाज इनहेबिटेंट द रीजन अराउंड रांची। जो मुंडा समुदाय था वो रांची के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। ट्रेडिशनली दे इंजॉय ए परफेक्शनल रेंट रेट एज कुंडू कालिडर। जो परंपरा थी उसके अनुसार वे परफेक्शनल रेंट रेट को एंजॉय करते थे इन फॉरेस्ट में कुंडू कालिटीडर के अनुसार। कुंडू कालिटीडर एक वर्ग था, एक श्रेणी थी। ओरिजिनल क्लियरर थे जो जंगलों को साफ करने का काम करते थे। However, during the 19th century, लेकिन 19th century में many नॉन ट्राइबल जागीरदार, जो नॉन ट्राइबल जागीरदार थे, जमींदार थे, उन्होंने मिग्रेटेड टू ट्रेडिशनल ट्राइबल एरियाज। वो इन एरियाज में प्रवेश कर चुके थे। दे ग्रैब्ड द लैंड ओन बाय द ट्राइबल ग्रुप्स। उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा जो लैंड ऑन की गई थी उसको छीन लिया, उनसे प्राप्त कर लिया। इन ड्यू कोर्स द ट्राइबल वर कंपेल्ड टू वर्क। और धीरे धीरे समय बदला और जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको फोर्स किया जाने लगा एज ए लेबर वर्क करने के लिए अंडर एक्सप्लॉयटेटिव नॉन ट्राइबल पीपल्स। मीन्स उनका जो शोषण कर रहे थे, नॉन ट्राइबल पीपल्स उनका शोषण कर रहे थे, उनके अंडर कंट्रोल में उनको फोर्स किया गया लेबर के रूप में वर्क करने के लिए। दिस सिस्टम वाज लोकली कॉल्ड भेंट बेगारी और फोर्स्ड लेबर। इसको बंधुआ मजदूरी या भेंट बेगारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। In 1830, the Mundas rose in revolt against this system. मुंडा समुदाय इस सिस्टम के खिलाफ क्रांति को लेकर खड़ा हो गया। And the first time but were crushed by English East India Company. यह उनका पहला प्रयास था जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा दबा दिया गया। In the last decade of 19th century, 19th century के last decade में when the monsoon failed, जब monsoon fail था, the situation became worse. उस समय जो situation थी वो बहुत भयानक बन चुकी थी। फेस्ड विद स्टरवेशन, यहाँ पर भुखमरी थी, एपेंडिक्स थी, बीमारियाँ थी। द मुंडाज रोज इन रिबेलियन अगेन। और जो मुंडा थे, मुंडा समुदाय था, बिरसा मुंडा के संरक्षण में वह दोबारा से क्रांति के लिए खड़ा हो गया। दिस रिबेलियन कोड उल्लंघन, इस क्रांति को उल्लंघन के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख टारगेट था ब्रिटिशर्स को हटाना और मुंडा राज को वहां पर स्थापित करना। बिरसा द लीडर ऑफ मुंडा उल्लंघन, जो मुंडा उल्लंघन था उसके लीडर के रूप में बिरसा मुंडा को जाना जाता है। इनका जन्म मिड 1870s में हुआ था। हैविंग हर्ड अबाउट द गोल्डन एज व्हेन देयर वर नो डिकू अप्रेशर्स, इन्होंने बहुत बार सुना था उस स्वर्ण युग के बारे में जब कोई डिकूज नहीं थे, आउटसाइडर नहीं थे, कोई विरोधी नहीं थे। He felt the necessity of rebellion against them to regain tribal land and freedom. उनको पता था उस महत्व के बारे में कि इस क्रांति के द्वारा कैसे रिटेन किया जा सकता है ट्राइबल लैंड को और उनकी आज़ादी को। In 1895 he started a new faith. उन्होंने एक नए ग्रुप की, एक विश्वास की शुरुआत की। अपग्रेडिंग पीपल्स टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, इसके लिए उन्होंने पीपल्स को ड्रिंकिंग लिक्वर, शराब को छोड़ने के लिए, और विच क्राफ्ट, जो अंधविश्वास थे, उन सबको छोड़ने के लिए प्रेरित किया। हिज मैनी डिस्पेल्स, उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए। सा ही मैन इनकनरेशन ऑफ गॉड, जो उनको गॉड के अनुयायी के रूप में देखते थे। हु पॉसेस्ड सुपरनेचुरल पावर, जिनके पास सुपरनेचुरल पावर थी। दे रेफर टू हिम बिरसा भगवान, जो उनको बिरसा भगवान के नाम से मेंशन करते थे। द पॉपुलैरिटी एंड पॉलिटिकल एम्स ऑफ बिरसा मुंडा अलार्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और राजनीतिक एम जो था बिरसा का वो क्लियर होता गया, तो बिरसा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सचेत हो गई। बिरसा वांटेड टू ड्राइव आउट द नॉन ट्राइबल्स, बिरसा जो थे वो अपने समुदाय से पूरी तरह से नॉन ट्राइबल पीपल्स को हटा देना चाहते थे और दोबारा से मुंडा रूल्स को स्थापित करना चाहते थे। द ब्रिटिश अथॉरिटीज अरेस्टेड हिम, ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर देशद्रोह, ट्रीजन, देशद्रोह और रियोटिंग, विद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। ही वॉज जेल्ड फॉर 2 years, उनको 2 साल के लिए जेल में रखा गया, बट रिलीज्ड इन 1897, और 1897 में उनको छोड़ दिया गया।
जैसे ही वो आज़ाद हुए, बिरसा रिन्यूड हिज ओल्ड एक्टिविटीज़, उन्होंने फिर से अपनी पुरानी गतिविधियों को शुरू कर दिया। एंड ऑर्गेनाइजिंग ए फाइटिंग फोर्स, एक फाइटिंग फोर्स को उन्होंने संगठित किया। एड्रेसिंग सीक्रेट मीटिंग, गुप्त मीटिंग वो एड्रेस करते थे। एंड एनकरेजिंग पीपल टू फाइट, और इस तरह से लोगों को कलेक्ट करके संघर्ष के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ही एडवाइज मुंडा फार्मर्स नॉट टू पे रेंट टू जमींदार, इसके लिए उन्होंने सलाह दी मुंडा फार्मर्स को कि वो जमींदारों को रेंट पे ना करें। द मुंडाज अटैक मिशनरीज, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक किया। गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। दे रेज्ड ए वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और जहाँ पर वो अटैक करते थे अपने कंट्रोल में लेने के बाद एक वाइट फ्लैग वहाँ पर होस्ट कर देते थे एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। इन फरवरी 1900 बिरसा वाज अरेस्टेड अगेन, बिरसा को फिर से अरेस्ट किया गया। ही पास्ड अवे इन जेल, और उनको जेल भेज दिया गया। विद हिज डेथ, और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। विद हिज डेथ द मूवमेंट फेडेड अवे, उनकी मृत्यु के साथ ही यह मूवमेंट खत्म हो गया। आउटकम ऑफ मुंडा रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन के क्या क्या आउटकम हमें देखने को मिले, क्या क्या परिणाम हुए। द मुंडा रिबेलियन लीड टू द छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, इस रिबेलियन के कारण, इस क्रांति के कारण छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 लाया गया। विच ट्राई टू हैव द मुंडाज बाय बैनिंग भेंट बेगारी, जिसमें ट्राई किया गया भेंट बेगारी को बैन करने का। एंड अश्योरिंग लोकल कस्टमरी लैंड राइट्स टू दैम, और यह निश्चित करने का प्रयास किया गया कि जो लैंड पर कस्टमरी राइट्स थे वो निश्चित किए जाएं। द गवर्नमेंट अपॉइंट्स ऑफिशियल्स टू अटेंड द ग्रीविनेंसेस ऑफ द मुंडाज, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए टू अटेंड द ग्रीविनेंस ऑफ मुंडाज, जो उनका विद्रोह था, उनकी प्रॉब्लम्स थी, कंप्लेंट्स थी, उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए। ग्रीविनेंस मीन्स कंप्लेंट्स। द मूवमेंट शो दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, इस मूवमेंट से यह भी पता चला कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीपल्स हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। द रिबेलियन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग सोशियो रिलीजियस कंसिक्वेंसीज इन छोटा नागपुर रीजन, इस रिबेलियन के द्वारा जो योगदान माना जाता है वो उस ग्रोइंग सोशल एंड रिलीजियस कंसिक्वेंसीज के रूप में देखा जाता है। बिरसा मुंडा केम टू बी आइडेंटिफाइड विद द ऑपरेशंस ऑफ द ट्राइबल्स इंस्पायरिंग अदर सच रिबेलियन, बिरसा मुंडा को एक लीडर के रूप में जाना जाता था मुंडा रिबेलियन के लिए, और वो एक इंस्पायरिंग पीपल्स के रूप में भी जाने गए थे। रीजनल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट, इसी के बाद क्षेत्रीय फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ पर देखा गया, जिसमें जाना जाता है खासी रिवॉल्ट को। आफ्टर द ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, जब ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स प्राप्त हुए बंगाल के, बिहार के एंड ओडिशा के इन 1765, फॉर फैसिलिटेटिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू दे वांटेड टू बिल्ड ए रोड कनेक्टिंग द ब्रह्मपुत्रा एंड सुरमा वैलीज, वे एक नई लैंड का निर्माण करना चाहते थे लैंड रिवेन्यू की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए, जो कि जोड़ती थी ब्रह्मपुत्रा एंड सुरमा वैली को। दिस रोड हैज़ टू पास थ्रू द रीजन वेयर खासी ट्राइब रिजाइड्स, यह लैंड वहाँ से, रोड वहाँ से होकर गुजरती थी जहाँ पर खासी ट्राइब्स के आदिवासी लोग रहते थे, बिटवीन जैंतिया एंड गारो, खासी, मेघालय एंड आसाम, मीन्स मेघालय और आसाम के एरिया में जो गारो खासी जैंतिया हिल्स थी वहाँ से होकर ये गुजरती थी। द ब्रिटिश वांटेड टू बिल्ड सेंटेरियम इन खासी हिल्स, अब वो अपना एक केंद्र स्थापित करना चाहते थे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। दिस मेड द नेटिव सस्पेक्शियस ऑफ देयर इंटेंशन, यहाँ पर वो अपना नेटिव प्लेस बनाना चाहते थे, उनकी इंटेंशन जो थी वहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की थी। The Khasis resented the outsiders and the Europeans in Bengal contractors, जो खासी पीपल्स थे, आदिवासी थे, उन्होंने उन आउटसाइडर्स को, यूरोपियन और बंगाल कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस भेज दिया और वहाँ पर उनके काम को रोक दिया। When the British started constructed a road jointed Silex with Burma, जो ब्रिटिशर्स थे जब उन्होंने रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जो कि बर्मा को जोड़ती थी साइलेट्स के साथ, द खासीज लीड बाय यू ट्रेड सिंह,
यहाँ पर खासी पीपल्स को लीड किया गया यू तीरथ सिंह के द्वारा और एक रिबेलियन की शुरुआत हुई। द रिवोल्ट कंटिन्यूड फॉर 4 years। यह रिवोल्ट लगातार 4 साल तक चलती रही। द खासी चीफ वांटेड टू ड्राइव अवे द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम देयर टेरिटरीज। जो खासी चीफ थे वो चाहते थे कि उनके राज्य से जो अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, वो सब बाहर निकाल दिए जाएं। ऑन 5 मई 1829 5 मई 1829 पर an armed group of Khasis aided by the Garos, another tribe, massacred a large number of European and Bengalis। जो आर्म ग्रुप था खासीस का वो ऐड किया गया, एडिड बाय, उनको सहायता मिली गारोस की और अन्य ट्राइबल पीपल्स की, और अगेंस्ट द लार्ज पीपल ऑफ यूरोपियन एंड बंगालीज। दे ऑल्सो बर्न सेवरल यूरोपियन सेटलमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे समझौतों को भी जला दिया। एंड रिलीज द कन्विक्स एम्प्लॉयड एंड कंस्ट्रक्टिंग द रोड। और उन समझौतों को जलाकर उन्होंने रिलीज कर लिया कुछ एम्प्लॉयड पीपल्स को और कंस्ट्रक्शन जो रोड्स पर कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे। आफ्टर ए टफ फाइट, एक टफ फाइट के बाद जो खासी सरेंडर्ड इन जनवरी 1833। खासी पीपल को सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा इन जनवरी 1833 में। एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिस रीजन। और जो ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था उस क्षेत्र में स्थापित हो गया था। इस तरह से खासी रिवॉल्ट की भी एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो रिवॉल्ट्स थी वो देखी जा सकती हैं। जैसे रिवॉल्ट लीड बाय पैटी चीफ्स एंड प्रिंसली बिफोर 1857, रिवॉल्ट लीड बाय रिलीजियस ग्रुप्स बिफोर 1857, सीपॉय रिवॉल्ट्स एंड पीसेंट्स रिवॉल्ट्स एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स। यहाँ पर आपको इस मैप में केवल फील करना है ट्राइबल रिवॉल्ट्स बिफोर 1857 इन योर नोटबुक। यहाँ पर आपको रेड मार्क जो दिखाए गए हैं, भील्स, कॉन्स, गॉन्स, कॉलिस, इन सब को अपने मैप पर मार्क करना है। सो यू विल डू इट। नाउ दिस चैप्टर इज completed here. We will discuss book work and notebook work in our live class. So you will complete your part with this video and try to understand all terms related to this chapter with the help of this video. Till then,